नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दी। करीब करीब 2 महीने के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हम आप सब जितने भी सत्य कर्म मार्गी लोग हैं, वे जीवन की जद्दोजहद में फंसे ही रहते हैं। कोई अधिक, कोई कम, परीक्षा देते ही रहते हैं। जिन्हें प्रकृति की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं, वे बड़े आराम से पदार्थ जीविता और भौतिक भोगिता के साथ जीवन यापन करते हैं। चेतना के साथ मिले मनुष्य जीवन में वर्जनाएं पहले ही तय कर लेनी होती हैं। आपने वर्जनाएं तय की, आपकी मुश्किलें शुरू, आपकी परीक्षा शुरू। यायावरी करता हुआ भी जग का मुजरा लेता रहता हूं। आप भी देश दुनिया की खबरों के उतार चढ़ाव पर जरूर निगाह रखते होंगे। कबीर कहते भी हैं, राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा ले। इसी मोजरे में वह दृश्य भी आता है कि वोट पाने के लिए मुफ्त का अनाज बांट देने की रणनीति अपनाने वाले अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में मुफ्त की रेवड़ी बांटने के चलन पर प्रहार करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घूम घूम कर मुफ्त की बिजली, पानी और पता नहीं क्या क्या मुफ्त बांटने का वादा बांटते फिरते हैं। चुनाव आयोग मुफ्त की रेवड़ी बांटने के सियासी चलन के विरोध का प्रहसन खेलता है और हर छोटे मसले पर एक्टिविज्म पर उतारू होने वाली सुप्रीम कोर्ट मुफ्त की रेवड़ी बांटने के मसले पर उन्हीं राजनीतिक दलों से राय मांगती है। कितना विचित्र विरोधाभास है। यही सारे खतरनाक विरोधाभास हमारे देश की व्यवस्था की असलियत है। वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में कहा कि 136 करोड़ की आबादी में महज 8 करोड़ 13 लाख 22,263 लोग इनकम टैक्स भरते हैं। जो टैक्स देते हैं, देते रहें, यह उनका कर्तव्य है। हमारे आपके टैक्स पर जो मौज करते हैं, करते रहें, यह उनका अधिकार है। भारतीय लोकतंत्र की यही तो नैतिक त्रासदी है और अनैतिक आनंद है। सियासत की दुकानों पर मुफ्त में बिजली बांटने से लेकर बिजली बचाने, बिजली की किल्लत और बिजली के विकल्प के परस्पर विरोधाभासी जुमले खूब चलते हैं, आप भी सुनते होंगे। चलिए हम आपको उत्तर प्रदेश में बिजली राजनीति का एक दृश्य दिखाते हैं। यूपी में हर शहर रोशन, हर गांव रोशन, हर घर रोशन जैसे सियासी जुमले सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। सरकार का प्रचार तंत्र भी इसी का ढिढोरा पीटता रहता है और बिजली की बाट जोते आम जन को उबाता रहता है। अचानक एक खबर पर ध्यान गया कि उत्तर प्रदेश सरकार नई सौर ऊर्जा नीति लाने वाली है। आपका भी ध्यान गया होगा। बिजली की किल्लत दूर करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री का भी जोर है। ऐसे में सौर ऊर्जा नीति बनाने वाले 27 अलंबरदारों को यह तो समीक्षा करनी ही चाहिए थी ना कि 2017 में बनी सौर ऊर्जा नीति का क्या हुआ। केवल नीति बनी या कुछ काम भी हुआ? न प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया और न केंद्र सरकार ने इस बारे में अपनी कोई जिम्मेदारी निभाई। यहां तक कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, मुख्यमंत्री के धर्म क्षेत्र गोरखपुर और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र मथुरा में भी सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का काम नहीं हुआ। केवल प्रचार होता रहा, जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ। काम की जांच किए बगैर नई ऊर्जा नीति भी बनकर अब आने ही वाली है। सरकार न बताए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि 2017 की ऊर्जा नीति पूरी तरह फेल हो गई। ऊर्जा नीति के तहत दिसंबर 2022 तक के लिए यूपी में 10,700 मेगावाट बिजली उत्पादन की परियोजना चालू करने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष जुलाई 2020 तक 285 मेगावाट और अब तक 500 मेगावाट का भी काम ठीक से पूरा नहीं हो सका। पुराना टारगेट सधा नहीं, नया लक्ष्य रख दिया गया। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2026 तक 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा जा रहा है। प्रचार की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। पुरानी नीति की कोई समीक्षा नहीं की और नई नीति बनाने की आपाधापी मच गई है। यही विडंबना है
इसी तरह राजकाज चलता है और हमारी आपकी आंखों में धूल झोंका जाता है। मुझे याद है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो 2020 को संबोधित करते हुए सौर ऊर्जा नीति के तहत प्रदेश में 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं चालू करने की घोषणा की थी। इसमें 6,400 मेगावाट यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाओं और 4300 मेगावाट वाले रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किए जाने की बात योगी आदित्यनाथ ने तब कही थी। सौर ऊर्जा को लेकर और भी ढेर सारी बातें उन्होंने कही थी। गांव में लाखों सोलर लाइटें लगाने की बात कही गई थी, वगैरह वगैरह। जमीनी असलियत जानने के बाद यदि आप उन बातों को फिर से सुन लें तो आसमान में उड़ते उन ढेर सारे पतंगों की तरह वे घोषणाएं दिखेंगी जिन पतंगों के धागे कट गए हों और वे लावारिस की तरह आसमान में लहरा रहे हों। पता नहीं किस जगह धराशायी हो जाएं, जैसे 2017 की सौर ऊर्जा नीति धराशायी हो गई। बिना लक्ष्य पूरा किए 2017 में अधिसूचित सौर ऊर्जा नीति ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। यूपी की ऊर्जा नीति को ध्वस्त करने में मोदी सरकार के संबद्ध मंत्रालय MNRE ने भी पूरा जोर लगाया। यह है योजनाओं के कार्यान्वयन का जमीनी हाल। सौर ऊर्जा नीति को ध्वस्त करने का बीड़ा उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी यूपी नेडा ने उठाया। शासन और यूपी नेडा के अधिकारियों ने मिलीभगत करके सौर ऊर्जा परियोजनाओं का कबाड़ा निकाल दिया, वित्तीय अनियमितताएं की, भ्रष्टाचार किया और सरकारी प्रावधानों की ऐसी तैसी कर दी। मुख्यमंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न उनके खास नौकरशाहों ने मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दी, जबकि मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले अफसरों की टीम के वरिष्ठ सदस्य अवनीश अवस्थी ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव और यूपी नेडा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे और प्रदेश की नई ऊर्जा नीति उन्हीं की पहल पर बनी थी। 2017 की ऊर्जा नीति को फेल करने की यूपी नेडा की कारस्तानियां अवनीश अवस्थी के कार्यकाल में हुई। अवस्थी जी के कामकाज से प्रसन्न होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें जाने नहीं दिया। अवनीश अवस्थी को मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। खैर, आइए विस्तार में चलते हैं। घोटाले के दस्तावेज भी साथ साथ चलते रहेंगे। पूरी पटकथा इन्हीं दस्तावेजों पर आधारित है जिसे कोई कानूनी तर्क से नकार नहीं सकता। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर GCRT योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए नोडल एजेंसी यूपी नेडा को उपयुक्त फर्मों का चयन करने एवं पंजीकरण करने के लिए टेंडर जारी करने का निर्देश दिया था। यूपी नेडा से कहा गया कि पंजीकृत फर्मों के माध्यम से जो ग्राहक GCRT लगाएंगे उन्हें केंद्र सरकार 30% अनुदान देगी। ग्राहकों को अनुदान देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में ही यूपी नेडा को 4 करोड़ 50 लाख रुपए एडवांस में दे भी दिए। इसी राशि से ग्राहकों को अनुदान देना था। यूपी नेडा के तत्कालीन निदेशक सुशील पटेल, मुख्य परियोजना अधिकारी एवं सचिव आलोक कुमार और वरिष्ठ परियोजना अधिकारी SD दुबे ने उन ग्राहकों में 2,33,70,000 रुपए बांट दिए जो ग्राहक चयनित फर्मों के साथ पंजीकृत ही नहीं थे। अधिकारियों ने अपने अपने चहेते ग्राहकों में केंद्र सरकार की राशि बांट दी। इसकी शिकायत किए जाने के बावजूद मंत्रालय ने यूपी नेडा से यह नहीं पूछा कि पंजीकृत ग्राहकों को दिए जाने वाले अनुदान का पैसा गैर पंजीकृत ग्राहकों को कैसे दे दिया। उल्टा MNRE ने 1031 उन ग्राहकों की लिस्ट जारी कर दी जो फर्मों के साथ पंजीकृत थे। यूपी नेडा से यह पूछे बगैर कि केंद्र का एडवांस में दिया पैसा कहां और किन लोगों में बांटा गया। MNRE ने 23 दिसंबर 2020 को कुल 11 करोड़ 75 लाख 24,105 रुपए यूपी नेडा को दे दिए,
विचित्र तस्वीर दिखेगी आपको। एमएनआरई ने यूपी नेडा को एडवांस का पैसा 31 दिसंबर 2017 को ही दे दिया था, जबकि पंजीकृत ग्राहकों की लिस्ट 16 जुलाई 2020 को जारी की गई। एमएनआरई ने यूपी नेडा से यह भी नहीं पूछा कि केंद्र से मिले करोड़ों रुपए 2017 से 2020 की अवधि में कहां गायब रहे। यूपी नेडा ने किस अधिकार से केंद्र का फंड अन्यत्र डाइवर्ट किया। दिलचस्प बात यह है कि नाजायज ग्राहकों को 2,33,70,000 रुपए बांट दिए जाने के बाद यूपी नेडा ने एमएनआरई से जारी लिस्ट के आधार पर भी कुछ ग्राहकों को फिर से 2,33,70,000 रुपए बांट दिए। अवैध ग्राहकों में बांटी गई राशि की वसूली हुई नहीं और फिर से नए ग्राहकों में उतने ही रुपये बांट दिए गए। वह अतिरिक्त पैसा यूपी नेडा के पास कहां से आया, यह पूछने वाला कोई नहीं। यूपी नेडा फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने एमएनआरई की लिस्ट में से अपनी पसंद के 106 वीआईपी ग्राहकों को चुना और उनमें करोड़ों रुपए बांट दिए। इन महत्वपूर्ण ग्राहकों में लखनऊ का विवेकानंद हॉस्पिटल, फातिमा हॉस्पिटल और मेरठ का हरिश्चंद्र नैना देवी कॉलेज जैसे कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। 106 की लिस्ट में ऐसे कई नामवर ग्राहक हैं, लेकिन जो जरूरतमंद ग्राहक थे उन तक केंद्र सरकार की तरफ से दी जाने वाली अनुदान की राशि का एक धेला भी नहीं पहुंच पाया। 164 जायज ग्राहकों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। वे आज भी अनुदान की प्रतीक्षा में बैठे हैं। इस घोटाले की सूचना केंद्र सरकार को बाकायदा मिली, लेकिन मंत्रालय यानी एमएनआरई ने उसकी लीपापोती कर दी। फिर प्रधानमंत्री को उसकी सूचना दी गई। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को इस मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया, लेकिन 2 सितंबर 2022 को आया निर्देश अभी भी मुख्य सचिव के टेबल पर ही शोभायमान है। टेबल पर है भी या गताल खाते में गया, इसकी आधिकारिक जानकारी देने वाला शासन का कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में हुए सौर ऊर्जा घोटाले में अधिकारियों ने किस तरह का शौर्य दिखाया, उसके विस्तार में। आप देखिए मंत्रालय ने घोटाले की सूचना मिलने के बाद किस तरह लीपापोती की। केंद्र और राज्य सत्ता के अलंबरदार कहते रहे भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, लेकिन अधिकारी सत्ता के दावे को ही जीरो करने में लगे रहते हैं। एमएनआरई ने 2019 में यूपी नेडा को नोडल एजेंसी से हटाकर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल को नोडल एजेंसी बना दिया। एमएनआरई ने करोड़ों रुपए का घपला करने वाले यूपी नेडा के कृत्यों की जांच कराने की भी कोई जरूरत नहीं समझी। यूपी के मुख्य सचिव भी जांच की फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गए। नई नोडल एजेंसी यानी यूपीपीसीएल ने मुख्य अभियंता श्रीमती वारालिका दुबे को नोडल अफसर बनाया। अब कमाल देखिए, यूपीपीसीएल ने एमएनआरई का काम खुद करने के बजाय फिर से यूपी नेडा को ही दे दिया। यूपी नेडा ने फिर से फर्मों का चयन और पंजीकरण करने के लिए टेंडर जारी किए। यूपी नेडा के अध्यक्ष सह सचिव अनिल कुमार और उनकी टीम ने सारे नियम प्रावधान ताक पर रखकर तकनीकी योग्यता के आधार पर नाकाबिल और डिस्क्वालिफाइड फर्म गार्ड विले को हरी झंडी दिखाकर उसकी तरफ से दिए गए रेट को ही फाइनल कर दिया। नियम प्रावधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर 403 में से 71 फर्में चुन ली गई और उन्हें इम्पैनल कर दिया गया। यह सब पसंदीदा कंपनी को उपकृत करने के लिए किया गया। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा इतना दुखद निकला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धर्म क्षेत्र गोरखपुर और प्रदेश के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के गृह क्षेत्र मथुरा समेत उत्तर प्रदेश के 60 जिलों की एक भी फर्म एमएनआरई के साथ पंजीकृत या इम्पैनल नहीं हो पाई। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर के जरिए 60 मेगावाट बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था, वह केवल 24 मेगावाट तक पहुंच पाया। सोलर ऊर्जा उत्पादन के काम में लगे छोटे मोटे व्यापारियों की पूरी आजीविका नष्ट कर दी गई। वे मोदी योगी की भाषा में आत्मनिर्भर होने के बजाय जन भाषा में बेरोजगार हो गए। इस मामले की शिकायत रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज वाजपेयी ने ऊर्जा मंत्री से की।
मुख्य सचिव से की और विभागीय प्रमुख सचिव से की, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा मंत्री से ही मामले की जांच कराने को कह दिया। ऊर्जा मंत्री ने 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की, जिसमें यूपीपीसीएल के मुख्य अभियंता एसके भट्टाचार्य और अधीक्षण अभियंता एन गुप्ता शामिल किए गए। जांच में सारे आरोप सही पाए जाने के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कार्रवाई करने के बजाय राज्य सतर्कता विभाग से उसकी फिर से जांच कराने की सिफारिश कर दी और मुख्यमंत्री को इस बारे में पत्र लिख दिया। इस पत्र पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज वाजपेयी से ही घोटाले के साक्ष्य मांग लिए और उन्हें बाकायदा शपथ पत्र यानी हलफनामे पर प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया। नीरज वाजपेयी ने बाकायदा शपथ पत्र पर सारे साक्ष्य दिए। इसके बाद ऊर्जा विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव आलोक सिन्हा ने नेडा के निदेशक से ही इस प्रकरण की आख्या मांग ली और नेडा निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता जांच की मांग खारिज कर दी गई। अनैतिकता की हद हो गई। आपने कहावतों में सुना होगा कि अपराधी को कोतवाल बना दिया जाए तो न्याय का क्या हाल होगा। वह कहावत योगी सरकार में यथार्थ रूप में जमीन पर उतर आई। घोटाले में नेडा का निदेशक भी दोषी है, यह जानते हुए भी उसी से रिपोर्ट मंगवाई गई और जांच खारिज कर न्याय एवं नैतिकता तौल दी गई। योजना को प्रमोट करने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अपने घरों पे सोलर प्लांट लगाने के लिए 30,000 रुपये तक राज्य अनुदान दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही अचीवमेंट मील का पत्थर साबित हो सकता था इस योजना के लिए। लेकिन बराबर जो फर्म यूपी नेडा में हमारे फर्मों को पंजीकृत कराने के लिए निविदाएं की गई हैं, उसमें निरंतर जो है अपने चहेतों को लाभ दिया जा रहा, घोटाले हो रहे हैं, अनियमितता हो रही है। ट्रांसपेरेंट अगर बिडिंग की हम बात करें तो आज तक यूपी नेडा ने एक भी ट्रांसपेरेंट बिडिंग नहीं करा पाई है। 2017-18 में 96 लाख रुपया का उन अपने चहेतों को दे दिया गया, उन उपभोक्ताओं को जिनका पैसे एक पेपर भी कंप्लीट नहीं था, और 164 उपभोक्ता ऐसे बेचारे हैं जिन्होंने सरकार की नीतियों पर भरोसा करके प्लांट लगाया, आज भी केंद्रीय अनुदान के लिए तरस रहे हैं, उनको अनुदान नहीं दिया गया। ठीक इसी प्रकार 2018-19 में 2 करोड़ 33 लाख रुपए का बंदर बांट हो गया। भारत सरकार ने हमने इसकी शिकायत पीएमओ किया। पीएमओ ने माननीय जो है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा, लेकिन वो भी जो है कुंडली मार के बैठ गए उस पर। इसी प्रकार एमएनआरई को भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। नतीजा रहा कि लोगों की इस सोलर रूफटॉप की योजना में रुचि खत्म हो रही है। जो सरकार भारत सरकार ने इनको लक्ष्य दिया था 1 साल में के लिए 60 मेगावाट को, उस पर इन्होंने 2 साल में मात्र 24 मेगावाट का कार्य कर पाए और उसके बाद भारत सरकार ने इनका लक्ष्य आधा कर दिया। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा दिए गए 1 साल पूर्व पहले दिया गया लक्ष्य 38 मेगावाट को, उसके लिए आज तक 3 विभाग एमएनआरई, यूपीपीसीएल और यूपी नेडा 3 विभाग मिलकर एक निविदा नहीं करा पाए। ये हमारे अधिकारियों की योग्यता है। यूपी नेडा ने आज तक एक भी ट्रांसपेरेंट बिडिंग नहीं कराई है, क्योंकि ज़्यादातर अधिकारियों को अपनी खुद बीबी के नाम, बच्चों के नाम फर्म बना के अपना व्यापार कर रहे हैं, जिसमें उच्च अधिकारियों की संरक्षण प्राप्त है, शिकायतें होती हैं और जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत होती है उसी से जांच करा के वहीं पे निक्षेपित कर दिया जाता है। हमने एफिडेविट दिया, जिन अधिकारियों के खिलाफ हमने एफिडेविट दिया उन्हीं अधिकारियों से आख्या मांगी गई और उन्होंने कहा कि इसमें जांच की आवश्यकता है। अरे जब आरोपी के सही आरोपी से आख्या मांगी जाए, आरोपी कब कहेगा कि हमारे खिलाफ जांच होनी चाहिए। और इस तरह मतलब जिन अधिकारियों को कंप्लेंट होती है, भ्रष्टाचार करते हैं, अनियमितता करते हैं, उनसे या उनसे एक पद नीचे अधिकारी से आख्या मंगाकर या जाँच कराकर मैटर को पटाक्षेप कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें अरबों का घोटाला है, अरबों का गमन हुआ है और इस गमन में उच्च अधिकारियों की संलिप्तता है और कुल मिला के गए पंजीरी सब में बट रही है। उसके रिगार्डिंग में 4 बार ऊर्जा मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी से मिला। चौथी बार में उन्होंने कहा कि जिस हमसे नहीं हो पा रहा है कार्रवाई, तो जो कार्रवाई कर दे जाके आप उससे मिलिए, और मुझसे कहा कि दोबारा आप यहाँ नहीं आना। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कहा अगर दोबारा आप आते हैं तो आपके खिलाफ भी मुकदमा डाल के जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरह के जब हमारा प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, वो भी जो प्रधानमंत्री के कार्यालय से भेजे गए हैं, उनका जब ऐसा बिहेवियर रहेगा तो हमारे अधिकारियों का मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा। और अधिकारियों का मनोबल बढ़ने का कारण यही है कि उच्च अधिकारी मंत्री से लेकर सपोर्ट कर मिलते हैं।
जब मुख्यमंत्री कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पे जांच हुई और उस पर लिपापोती कर दी गई, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे अधिकारी कितने पावरफुल हैं कि मुख्यमंत्री के आदेश को भी उन्होंने धज्जियां उड़ा दिया। सबसे अफसोस की बात है। एमएनआरई ने फेज 2 के लिए यूपीपीसीएल को 38 मेगावाट का लक्ष्य दिया और फर्मों को टेंडर के माध्यम से इम्पैनल करने के लिए कहा। यूपीपीसीएल ने फिर से यूपी नेडा को ही यह काम दे दिया, जबकि मंत्रालय ने नेडा से काम कराने के बजाय यूपीपीसीएल को ही काम करने का निर्देश दिया था। लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश को यूपीपीसीएल ने बिल्कुल किनारे कर दिया। सरकार से औपचारिक अनुरोध भी किया गया कि यूपी नेडा को इस काम से अलग रखा जाए, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए यूपी नेडा ने 5 जनवरी 2022 को टेंडर करा दिया। टेंडर में फिर से अनियमितताएं की गई। तत्कालीन निदेशक भवानी सिंह ने निरंकुश तरीके से वेंडर्स की आपत्ति दरकिनार करते हुए निविदा की वित्तीय बिड खोल दी और फर्मों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर फर्मों को अनुबंध के लिए पत्र भी जारी कर दिया। उसी दरमियान भवानी सिंह का तबादला हो गया। नए निदेशक अनुपम शुक्ला ने अनियमितता की जानकारी मिलने पर मामले की जांच कराई और निविदाएं खारिज कर दी। फिर से निविदा कराई गई। दिलचस्प यह है कि फिर से अनियमितता हुई और फिर निविदा निरस्त की गई। नेडा के अधिकारी बार बार कारस्तानी करते रहे, बार बार निविदाएं निरस्त होती रहीं, लेकिन निदेशक अनुपम शुक्ला ने दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। तर्क यह दिया कि नेडा के पास अधिकारियों की कमी है, इसलिए कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। यह भ्रष्टाचार की आधिकारिक स्वीकृति है या जीरो टॉलरेंस? तो इस तरह केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार का मंत्रालय, यूपी नेडा और यूपी पीसीएल मिलकर भी मूली नहीं उखाड़ पाए। 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उपभोक्ता प्लांट नहीं लगवा पाए। अनुदान के भुगतान की तो बात ही छोड़ दें। हालत यह है कि लखनऊ के जिलाधिकारी के कार्यालय में लगा 135 किलोवाट का प्लांट जुलाई 2019 से ही बंद पड़ा है। लखनऊ हाईकोर्ट का 500 किलोवाट का प्लांट बंद पड़ा है। मिर्जापुर में 85 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, लेकिन वह भी आज तक स्टार्ट भी नहीं हो पाया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम का करीब 150 किलोवाट का प्लांट बंद पड़ा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का खुद का प्लांट बंद पड़ा है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का पावर प्लांट बंद पड़ा है। आप ऐसे समझें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी भवनों में लगा करीब 60% सोलर पावर प्लांट बंद पड़ा हुआ है। इसे देखने और चालू हालत में रखने की नौकरशाहों को फुर्सत नहीं है। यूपी की नौकरशाही ने पीएम और सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का ढक्कन बंद कर दिया। केंद्र से अनुदान मद में दिया गया धन अनियमितताओं की भेंट चढ़ गया। विचित्र किंतु सत्य यह है कि यूपी नेडा की हरकतें अब भी जारी हैं। खुद मुख्तार बना नेडा 2.5 लाख रुपए की बैंक गारंटी लेकर फर्मों को इम्पैनल कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से यूपी नेडा इसके लिए अधिकृत ही नहीं है। प्रदेश में सोलर लाइटें लगाने में भी करोड़ों का घोटाला हुआ। गांव और मलिन बस्तियों में कहीं घटिया लाइटें लगा दी तो कहीं लगाया ही नहीं। स्टील के खंभों के बजाय बांस के खंभे पर सोलर लाइटें जड़ दी, घटिया बैटरियां लगा दी, घटिया केबल डाल दिए, सस्ते का घटिया सामान खरीदकर कागज पर ऊंची कीमत दिखा दी, वगैरह वगैरह। पूरे प्रदेश स्तर पर हुए इस घोटाले की शिकायत नीचे से लेकर सत्ता तंत्र के शीर्ष तक की गई, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, इसलिए भ्रष्टाचार की शिकायत भी कोई नहीं सुनता। आरटीआई योद्धा संजय मिश्र ने सोलर लाइट स्कैम उजागर किया। उनके मुंह से सुनिए घोटाले का क्या हुआ। तो जो सोलर लाइट मार्केट में 7,000 रुपए और 9,000 रुपए की थी और 35 एम्पियर बैटरी और 50 एम्पियर बैटरी की थी, उसको इन्होंने 15 एम्पियर और 20 एम्पियर की बैटरी के साथ 25,000 से लेकर के 27,000 रुपए तक लगाई। मैं चूंकि गोरखपुर का निवासी हूं, मैंने एक आरटीआई गोरखपुर में लगा दिया और उसकी मैंने जांच करा दी शासन से लेकर के, और शासन से मैंने कह करके और उसकी मैंने जांच कराई 2017 में, जब आरटीआई से मुझे 2 ब्लॉकों का मामला मिला। और 2 ब्लॉकों से जब जांच आई तो मैंने वहां से कह करके फिर शासन के द्वारा जिला प्रशासन ने शासन ने इसकी जांच कराई। निदेशक
पंचायती राज ने, और इसकी जांच जब हुई तो उसमें जो सब्सिडी का पैसा था उसकी जांच ना करके केवल अतिरिक्त धन की राशि का जांच हुआ। तो जो लाइट्स वहां पे अतिरिक्त धन में जो है, जो दुकानों ने 22,000 की दिया था, उसमें भी ज्यादा पैसे की लाइट लगा दी गई। यानी कि 22,000 का अगर कोई लिस्ट आया था तो वो 22,600 रुपए, 22,500 रुपए ऐसे कर करके एक 87 गांवों का, गोरखपुर के 87 गांव का, 7 ब्लॉकों के 87 गांव के 121 आदमियों, जिसमें ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान, सारे लोग इन्वॉल्व थे। मैंने शासन में लेटर रखता रहा, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। मैं पीआईएल में गया और पीआईएल में माननीय उच्च न्यायालय ने, डबल पीठ ने एक आदेश दिया कि आप इसकी एफआईआर करवाइए। चूंकि मैं एफआईआर क्यों करवाता, सरकारी धन था, पैसा था, मैंने फिर लिख करके जिलाधिकारी से लेकर के और शासन में दिया इसको, और शासन के बाद मैंने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में दिया, और दिखने के बाद फिर पुनः मैंने एक शासन को पत्र लिखा, जिसमें से निदेशक महोदय के पास आया। एक दिन मैं झा साहब, माननीय निदेशक जो इस समय तत्समय आज के समय में झा साहब है, मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि अरे मैं इसकी जांच नहीं करवाऊंगा। उस समय मैंने 2 मंडलों को, गोरखपुर और बस्ती मंडल को लिखा था, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि आजमगढ़, बलिया, बस्ती, आपके जो है ये रायबरेली, मतलब कई जगहों पे ऐसा घोटाला हुआ है, यानी कि संपूर्ण प्रदेश में ये हुआ है। लेकिन शासन आज तक 7 ब्लॉकों की, उस उत्तर प्रदेश की सरकार 2018 में 7 ब्लॉकों की, 7 गांवों की जांच, 87 गांवों की, 7 ब्लॉकों के 87 गांवों की आज तक जांच नहीं की है, और ये मामला वहीं पे दबा हुआ है। एक गांव है, वहां पे अहमद अली के घर के पास गांव वालों ने बताया, उसमें ये बताया है कि क्या नाम है, वो लाइट जलती हुई नहीं पाई गई है, कई जगह जलती हुई पाई गई है, जबकि उसका एक नियम है कि 5 साल तक उसकी देख रेख कर जाएगी। कोई गारंटी है ना वारंटी है, कुछ भी नहीं है। केवल एक ये बहुत बड़ा बंदरबाट हुआ है। ये 14वें वित्त आयोग का मामला है। इसमें लगभग उस समय 3 वित्तीय वर्ष का मैंने पूछा था, तो लगभग 19 से 20 हजार करोड़ रुपए का यह मामला था, जो प्रदेश सरकार को आया था। उसी पैसे ग्राम पंचायतों में बांटे गए थे, और उससे जो है ये बंदरबाट हुआ है। यानी ये पैसा नीचे तो पूरा आया है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ ये पैसा गया हुआ है। पूरा प्रदेश का ऐसा, इस डिपार्टमेंट का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसको मैंने संज्ञान में न लाया हो, जिसमें, लेकिन सरकार को जांच करनी है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट केवल इतना ही कर सकता है कि वो सरकार से उस भ्रष्टाचार को, कागजों को लेकर के वो सरकार को अवगत करा सकता है। सरकार इसकी जांच करे या न करे, इसमें वो सरकार का दायित्व बनता है। तो सुना आपने संजय मिश्र को, इसके पहले आपने नीरज वाजपेयी को सुना, आपने मुझे भी सुना। ऐसे तमाम लोकतांत्रिक योद्धा सबूतों का अस्त्र लिए मैदान में डटे पड़े हैं, लेकिन वे क्या करें? देश में हर तरफ, हर पायदान पर भ्रष्टाचारी पटे पड़े हैं और सदाचारी औंधे पड़े हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।